सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आज के द हिंदू में काफी कुछ है, मतलब कुछ चीज ऐसी थी 2-3 दिन से चल रही थी, आई वाज प्लानिंग कि उसको एनकलकेट किया जाए इस पर्टिकुलर एनालिसिस में, एंड दैट आई हैव डन। तो कुछ चीजें देखो, ऐसा है कि बहुत लोगों के दिमाग में रहता है ये क्लैट दिसंबर में है तो अभी से ही जीके याद कर रहे हैं। यार मत करो अभी से जीके याद, अभी से एक आइडिया रखो, बेसिक आइडिया रखो, ताकि एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन अगर बाउंसर आए तो तुम उस बाउंसर को संभाल सको कि हाँ, वो अगर 5 क्वेश्चन आ रहे तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू डू इट 3 to 4 क्वेश्चन एटलीस्ट। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर आया था नाज डेली का क्वेश्चन, वो कम से कम मई जून का क्वेश्चन होगा, तो वो नाज डेली उसमें आ गया, तो चलो उसमें, बट स्टिल कुछ क्वेश्चंस किए जा सकते थे। इफ यू हैव एनी आइडिया अबाउट नाज डेली एंड उसके बारे में, आपको यूट्यूब के बारे में, तो ये सब चीजें की जा सकती थी। जैसे उसमें रामालिंगम राजू का एक क्वेश्चन था, और कल परसों हम लोग पढ़ रहे थे रिगार्डिंग द गो फर्स्ट। ठीक है, तो गो फर्स्ट एयरलाइंस के बारे में पढ़े, तो उससे रिलेटेड मेरे पास एक क्वेश्चन भी है आपसे। तो इस सब चीजों को थोड़ा ध्यान रखो कि अभी जो 2 मंथ है ना तुम्हारे पास, मई वाला मंथ, मई एंड जून, इसमें एक आइडिया होना, एक होलिस्टिक आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये सब चीज है, ताकि जब जुलाई में याद करना स्टार्ट करो तो प्रॉब्लम ना आए, लिंक स्टेब्लिश कर सको। तो डेली पढ़ो और जरूर पढ़ो। ठीक है, चलो पहला टॉपिक है हमारे पास आज, शेड्यूल ट्राइब स्टेटस फॉर द मेटी कम्युनिटी। ठीक है, मेटी कम्युनिटी का रो बहुत दिन से चल रहा है, इस पे फाइनली ये सेंटर ने शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया है। तो वो मैजिस्ट्रेट देते शूट एंड साइट का ऑर्डर जब हर ऑप्शंस फेल हो जाता है आपके पास, आप एयर फायर कर लेते हो, आप रबर फायर कर लेते हो, आप वाटर कैनन यूज कर लेते हो, जब कुछ आपके पास नहीं बचता है तो आप शूट एंड साइट का एकदम से ऑर्डर नहीं होता है। इसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस है। ये शूट एंड साइट मतलब आर्टिकल 21 का डायरेक्ट वायलेशन। ठीक है, और जुडिशरी को अपने हाथ में लेना हो जाता है ये बात। तो शूट एंड साइट का ऑर्डर तभी दिया जाता है जब एकदम सारे मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग आपके पास वो फेल हो जाए। तो इस पे हुआ है, तो देखेंगे क्या चीज है मेटी कम्युनिटी, शेड्यूल ट्राइब एंड ज्योग्राफी ऑफ म्यांमार। उससे रिलेटेड 2 एस्पेक्ट्स है, पहला तो ये, और दूसरा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो इसको भी देखने की कोशिश करेंगे, कोलकाता के पास है ये, रवराइन पोर्ट है। रियल टाइम ऑपरेशनल स्ट्रक्चर, इसमें काफी सारे सब टॉपिक्स हैं। आर्म फोर्सेस से रिलेट करता है कि उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस 2023 में देखा जा सकता है। नेक्स्ट इज अबाउट द क्वाड समिट का अनाउंसमेंट हो चुका है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। वर्ल्ड बैंक ग्रुप, बांगा साहब वर्ल्ड बैंक ग्रुप के चेयरमैन बने हैं कुछ दिन पहले ही। एंड व्हाट आर द चन्नापट्टन टॉयज, ये साउथ से रिलेटेड है, कर्नाटका से रिलेटेड है चन्नापट्टन टॉयज। तो इनके बारे में देखेंगे कि एग्जैक्टली कहां से है। इसको 2005 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग भी मिल चुका है, और अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि मोदी जी ने इसको एंडोर्स किया है कि हाँ भाई ये मतलब इसका यूज होना चाहिए रादर देन चाइनीज टॉयज। ठीक है, चलो पहला हमारे पास टॉपिक है शेड्यूल ट्राइब स्टेटस फॉर द मेटी कम्युनिटी। पहली बात तो ये जानो कि मेटी कम्युनिटी तुम्हें मिलेंगी कहां। ये मिलेगा म्यांमार के इस रीजन में, ये रहा म्यांमार, यहां कहीं पे आपको इम्फाल मिल जाएगा। अगर अभी ध्यान से देखो तो अभी 2 स्टेट्स लगातार न्यूज में थे, एक म्यांमार और ये आपका ये अरुणाचल वाला रीजन। ये तो आपको असम वाला रीजन हो जाता है, ये वाला मणिपुर। ठीक है, इम्फाल, और इसके बाद अगर देखोगे तो ये म्यांमार। ठीक है, ये पूरा रीजन, और ये मेटी से ही रिलेटेड है कि भाई कौन कौन सा इसमें पोर्शन है। और ये रहा तुमको माय बैड, म्यांमार वाला रीजन है, इम्फाल है। इसको थोड़ा सा एक बार करेक्ट करते हैं, रुक जाना, थोड़ा सा एक एरर हुआ है बीच में। यहाँ पर एक म्यांमार वाला रीजन है जो इसका बॉर्डर करता है स्टेट्स, और ये रहा मणिपुर जहां पर ये पर्टिकुलर मेटी कम्युनिटी रहती है। 60% पॉपुलेशन है, मोस्ट ऑफ देम आर हिंदूज। ठीक है, और ये रहा इम्फाल। आपको आई थॉट कि ये बड़ा इमेज है, तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि अच्छा ये रहा, तो चलो इसके लिए आई एम सॉरी। एंड ये म्यांमार वाला रीजन है जिससे ये बॉर्डर शेयर करता है। ऊपर जाओगे तो ये मणिपुर रह गया, ये आपका असम, ये आपको अरुणाचल, और ये बांग्लादेश वाला रीजन। तो ये किससे बॉर्डर शेयर करता है? आपको म्यांमार से शेयर करता है बॉर्डर, बांग्लादेश से शेयर नहीं करता है। ठीक है, बांग्लादेश से आपको ये मिजोरम शेयर करता है, असम शेयर करेगा, लेकिन मणिपुर नहीं शेयर करता है। ये याद रखना कि मणिपुर ये नहीं कि टिक लगा के चले जाना मणिपुर शेयर्स बॉर्डर विद बांग्लादेश, मणिपुर शेयर्स बॉर्डर विद म्यांमार। और अभी रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश भी न्यूज में था, याद करो जब ईटानगर से रिलेटेड जैननांग प्रोविंस चाइना ने नेम किया था अरुणाचल प्रदेश में, तो वहां से भी कहीं ना कहीं आपको इसको इंटर रिलेट कर सकते हो। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये रहेगा कि अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आपने जहां पे जैननांग प्रोविंस के बारे में लिखा है वहीं पर जाओ, कहीं छोटा सा एक बॉक्स बनाओ और उस बॉक्स में इसके बारे में इंफॉर्मेशन ऐड ऑन कर दो। ठीक है, ताकि एक चीज आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो इसको याद रखा करो कि चीजों को सेग्रीगेट इतना मत कर दो कि एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करने में प्रॉब्लम हो। तो चलो इसको देखते हैं। अब ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट देख लिया, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द इशू क्या है। तो मणिपुर हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया था स्टेट गवर्नमेंट को कि आप इनकी डिमांड्स को कंसीडर करिए
इनका डिमांड 2012 से ही रह रहा है, 2012 से ये डिमांड रह रहा है कि सर हमको शेड्यूल ट्राइब्स का स्टेटस दो, जो कि वहां के कुछ अदर कम्युनिटीज अपोज कर रहे हैं कि नहीं, अगर मेटी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब्स का स्टेटस दे दिया तो हमारी ओरिजिनलिटी, हमारा रिप्रेजेंटेशन इन द जॉब्स, इन द सोसाइटी, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो मणिपुर हाईकोर्ट ने कहा था कि कंसीडर करिए, देखिए क्या हो सकता है। और ऑर्डर से बाद एक एंजाइटी हो गया कि लोगों ने कहा कि हाँ भाई अब तो करो, हाईकोर्ट ने कहा है। ये हिल एरिया कम्युनिटी ऑफ मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली में एक HAC है, हिल एरिया कम्युनिटी, ये बना था 1972 में, ठीक है। अब इसने क्या किया है देखेंगे। द ट्राइबल हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर एक स्पेशल प्रोटेक्शन एंजॉय करता है। अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो 371C इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ये एडेड है, ये अमेंडेड था। उसके बाद इसमें एक स्टेटस प्रोटेक्शन एंजॉय करता है मणिपुर इसमें, कि बाकी जैसे आप तिमामी स्टेट्स पढ़ते हो शेड्यूल 6 में जाकर के, तो उसके एस्पेक्ट पे है ये। तो 371C एक बार जरूर देखना है, इसमें याद रखना 371C इससे रिलेट करता है स्पेशल स्टेटस टू द मणिपुर। मेजर ट्राइब्स ऑफ मणिपुर जो अपोज कर रही हैं मेटी के डिमांड को, दैट टू बी इंक्लूडेड इन द शेड्यूल ट्राइब्स। अच्छा, शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस को इंक्लूड करने का पावर प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। तो मेजर ट्राइब्स ऑफ मणिपुर इज नागा एंड कुकी ट्राइब्स। मणिपुर 2 मेजर ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, नागा एंड कुकी, जो कि हिल डिस्ट्रिक्ट्स में रहता है और 90% ऑफ स्टेट्स एरिया में वो रहते हैं, 90%, ठीक है। तो मणिपुर का 90% जो है वो नागा और कुकी ट्राइब्स हैं। 10 डिस्ट्रिक्ट्स, इसमें 10 डिस्ट्रिक्ट टोटल है जहां पर ये हैं, और उसमें मात्र 20 लेजिस्लेटिव असेंबली एंड 60 मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का वो रिप्रेजेंटेशन देते हैं। लेकिन अगर मेटीज की बात की जाए तो मेटीज 60% ऑफ स्टेट पॉपुलेशन है, आर लार्जली कंसेंट्रेटेड इन द इम्फाल वैली। वो पूरे हिल्स पे नहीं है बल्कि इम्फाल वैली में कंसेंट्रेटेड। मैंने स्टार्टिंग बताया था मणिपुर और इम्फाल, तो वो कहां कंसेंट्रेटेड ज्यादातर इम्फाल वैली में। तो ये चीज याद रखना है। पॉइंट्स मेड बाय मेटी कम्युनिटी, इनका ये कहना है कि शेड्यूल ट्राइब डिमांड मतलब बनना चाहिए कि इनका। They argue that they have been listed one of the tribes of Manipur before it merged with India in 1949. तो मणिपुर कब मर्ज करता है इंडिया में? 1949 by the order of 1950। उससे पहले वो कह रहे थे कि हम शेड्यूल ट्राइब्स के स्टेटस पे थे, लेकिन 1949 के बाद जब से मणिपुर मर्ज हुआ है तब से हमारा शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस छिन गया है। देखो, शेड्यूल ट्राइब के स्टेटस के लिए ना सबसे पहली चीज होती है कि रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होती है, लेकिन यहाँ पर आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत है, 60%। दे आर वेरी लेस चांसेस कि इसको कंसीडर किया भी जाए, राइट। तो इसीलिए वो प्रोटेस्ट भी चल रहा है, क्लेमिंग दैट दे हैड thus been left out the ST list, they had persisted with demands. एनालाइजिंग प्रोटेक्शन गिवन, अब कौन कौन से प्रोटेक्शन है भाई? ये हिंदुइज्म है, ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25-26 पे जाओगे तो मोस्ट ऑफ देम आर कैटेगराइज्ड एज बीसीज में कैटेगराइज्ड है। फिर उनको 10% मिला हुआ है ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड, राइट। आर्टिकल 16 क्लॉज 4-5 तो उसमें ये ईडब्ल्यूएस का कोटा भी तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है। उससे रिलेटेड अमेंडमेंट्स भी हैं, तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड है 102 से 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसमें देखना पड़ता है इन सब चीजों को। 371C, तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड काफी कुछ है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिफरेंट वैरायटी पे, और जहां जहां क्वेश्चन जा सकता था आई हैव कवर्ड दैट टॉपिक, ठीक है। अब आफ्सपा का इसमें आ जाते हैं। कुछ साल पहले क्या, लास्ट ईयर ही आफ्सपा को अपलिफ्ट किया गया था यहाँ से, कुछ स्टेट से, मणिपुर के कुछ जगहों से, असम के कुछ जगहों से, लेकिन चांसेस है कि आफ्सपा दोबारा लगा दिया जाए। तो आफ्सपा है क्या? आफ्सपा होता है फुल फॉर्म आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ठीक है। ये प्रेसिडेंट अप्रूव करते हैं, और आफ्सपा 1958 में आया था, ये नेहरू गवर्नमेंट के टाइम पे आया था। ये कुछ पावर्स देता है आर्म फोर्सेस को, मिलिट्री, एयर, ऑपरेटिंग द ग्राउंड एज लैंड फोर्सेस and the other armed forces of the union, that is CRPF, BSP and BSF and ITBP, Indo-Tibetan Border Police Force, ताकि वो प्रोएक्टिव ऑपरेशंस कैरी कर सकें और हॉस्टाइल इन्वायरमेंट, जैसे अभी का जो एनवायरमेंट कंडीशन है उसमें वो लोग डायरेक्टली अपना एक्टिवली रोल प्ले करते हैं आफ्सपा के तहत। दे हैव द अथॉरिटी टू प्रोहिबिट अ गैदरिंग ऑफ 5 और मोर पर्संस, 144 से रिलेट करता है ये, कि 5 या 5 से ज्यादा लोग का गैदरिंग को प्रोहिबिट कर सकते हैं ताकि चीजों को अंडर कंट्रोल लाया जा सके। सेक्शन 3 बात करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नर ऑफ स्टेट or administrator of the UT can declare the whole or part of state or union territory as a disturbed area। आफ्सपा हमेशा डिस्टर्ब एरिया में लगता है। कौन डिक्लेयर करेगा? या तो सेंटर डिक्लेयर करेगा, या गवर्नर करेगा, या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूटी करेगा एज ऑफ सेक्शन 3। तो ये 3 नाम याद रखना है कि आफ्सपा कौन कौन डिक्लेयर कर सकता है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, गवर्नर कर सकता है, एंड द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूटी, अगर यूटी की बात हो रही है तो वो पूरे एरिया में भी लग सकता है या किसी पार्ट में भी लग सकता है। तभी तो बोला था स्टार्टिंग में कि किसी पार्ट में लिफ्ट किया गया था 2022 में। एन एरिया कैन बी डिस्टर्ब बहुत सारे रीजन से, रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज, रीजनल डिस्टर्बेंसेस के कारण होता है।
सेक्शन 4 बताता है आर्मी को पावर देता है टू सर्च प्रीमाइसेस एंड मेक अरेस्ट विदाउट वारंट। इट्स मोर लाइक अ रॉलेट एक्ट। सेक्शन 4 बात करता है विदाउट वारंट आप अरेस्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं आर्म्स, एम्यूनिशंस, डंप्स, फोर्टिफिकेशंस, ये सब चीजें आप वहां पर कर सकते हैं। सेक्शन 6 बताता है कि अरेस्टेड पर्सन एंड द सीज्ड प्रॉपर्टी आर टू बी मेड ओवर टू द पुलिस विद द लीस्ट पॉसिबल डिले। दैट इज द बेस्ट थिंग। तभी आप अपना आर्टिकल 20 और 22 यूज कर पाओगे यहाँ पे। दैट इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन एंड अरेस्ट। ये सब बातें होती है आर्टिकल 20 एंड 22। तो आप जल्दी से जल्दी एज सुन एज पॉसिबल, लेकिन ये टाइम फ्रेम भी वही गवर्नर वाला है। गवर्नर जैसे बिल पे बैठा रहता है ना, कुछ दिन पहले हम लोगों ने बात की थी, रवि साहब बैठे हुए हैं बिल पे बहुत टाइम से। तो इस तरह की चीजें ये कर्नाटक असेंबली मतलब ये चीज बहुत उठता है कि भाई गवर्नर साहब बैठे ही हैं बिल पे, हट ही नहीं रहे, कुछ तो करो यार। वो एज सुन एज पॉसिबल का मिस यूज कर रहे थे, यहाँ पर भी कभी कभी देखा गया है मिस यूज का, तभी लोग अपोज भी करते हैं। सेक्शन 7 ऑफर्स प्रोटेक्शन ऑफ पर्संस एक्टिंग इन गुड फेथ इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। ठीक है, ऑफिशियल कैपेसिटी में गुड फेथ में कोई भी एक्ट किया गया, दैट इज परफेक्टली फाइन। द प्रोसिक्यूशन इज परमिटेड ओनली आफ्टर द सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये परमिट तभी होगा जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन करेगी तब तक। ठीक है, तो डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है रियल टाइम ऑपरेशन स्ट्रक्चर। देखो क्या होता है कि आर्म फोर्सेज में चीजें जो है वो थोड़ा सा अनक्लियर होती है काफी टाइम पे, आप पता नहीं लगा सकते कि लोकेशन कहाँ है। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, हिली एरियाज, माउंटेन एरियाज, जैसे कि अक्सई चीन वाला रीजन चले जाओ, अरुणाचल चले जाओ, आइडिया नहीं होता कहाँ पर है, कितने लोग हैं, कुछ नहीं पता है, ना मिलिटेंट्स का पता है ना इन्फिल्ट्रेटर्स का पता है। तो फॉर दिस टेक्नोलॉजिकल एडवांसेज इज द नीड ऑफ द टाइम। तो 2023 में ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं जो आपको देखे जा सकते हैं, तो उनके बारे में डील करेंगे। सबसे पहला है एनएफएस, नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम। ये प्रोजेक्ट क्या है? देयर विल बी एडिक्वेट बैंडविड्थ फॉर द आर्म फोर्सेस, द आर्मी इज रेडाइंग कैप्टिव डेटा सेंटर्स एंड दे विल बी फुल्ली ऑपरेटेड इन दिस ईयर। कि कैप्टिव डेटा सेंटर्स होंगे जहां पर आप डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हो और उनको टेक डाउन भी कर सकते हो, बाकी के डेटा भी देख सकते हो। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट बैंडविड्थ होना चाहिए उतना। उसके लिए क्या क्या बात हो रहा है? एक तो है सामा, सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर द आर्मी, फुल फॉर्म फॉर द सामा। आपसे डायरेक्टली इस फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, सिचुएशनल अवेयरनेस मॉड्यूल फॉर द आर्मी। द आर्मीज कॉम्बैट इंफॉर्मेशन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज नाउ कॉल्ड एज द आर्मी इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। कॉम्बैट डिसीजन को आर्मी इंफॉर्मेशन के नाम से कर दिया है। इट विल गेट इनपुट्स फ्रॉम ऑल ऑपरेशनल एंड मैनेजरियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। सभी ऑपरेशंस का इंफॉर्मेशन इसके पास होगा। Next है the project RFI was out in October 2022. Till then there is a situational awareness model for the army developed to work with other applications like ACCCS, BSS. आगे देखेंगे BSS क्या है, A Stripe, MISO and designed to take place in the commander. It is being tried out in the north in a corps. ये क्या क्या है ये देखते हैं। पहले हमारी बात हुई E Stripe के बारे में, तो देखते हैं situational reporting over enterprise class GIS platform। ये क्या है? This is always operationally important and happens all the time. Next one है the situational reporting begins on an enterprise class GIS platform पे situations की reporting होगी। There will be a state of the art spatial visualization, proper visualization की चीजें, dynamic querying, temporal activities, analytics, customs built for commanders and staff. आफ्टर द नॉर्दर्न कमांड इन उधमपुर इट विल गो टू अनदर कमांड्स। तो पहले इसे उधमपुर में डाला गया नॉर्दर्न कमांड पे देखने के लिए कि भाई ये सही सलामत का फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा, तभी हम बाकी कमांड्स पे इसको डिप्लॉय करे जा सकते हैं ई स्ट्राइप्स को, ई सिट्रेप को। तो ई सिट्रेप जो आपको चीज है वो आपको विजुअलाइजेशन देगा, रियल टाइम डेटा देगा, कमांड बताएगा कि डायनेमिज्म क्या है वहाँ पे, स्टेट ऑफ आर्ट विजुअलाइजेशन कैसा है वहाँ पे। तो एक क्लैरिटी मिलेगी ताकि आप ऑपरेशंस को एक्टिवली आगे सेफली प्ले कर सको। इससे क्या है, मैन पावर कम होगा, नहीं तो आप क्या है टुकड़ी भेजते हो, पहले जाओ देख के आओ कितने लोग हैं, तो इससे क्या आप डायरेक्टली यहाँ से पता कर सकते हो। नेक्स्ट है एंटरप्राइज क्लास लॉजिस्टिक सॉल्यूशन। लॉजिस्टिक्स एक इंपॉर्टेंट हर्डल रहा है। द कंप्यूटराइज्ड इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोजेक्ट। इन्वेंट्रीज को ह्यूमंस क्यों कंट्रोल करे डायरेक्टली, उसको ये टेक्नोलॉजी का यूज करो, इन्वेंट्रीज वो कंट्रोल करेंगे। हेल्प टू मैनेज स्टोर्स, म्यूनिशंस, एम्यूनिशंस होगा वहां पे, एविएशन, व्हीकल्स, इक्विपमेंट जितने भी है सबका डेटा वो रखेगा ताकि आप पता कर सको कि हाँ मेरे पास इतना एम्यूनिशन है, इतना गन्स है, इतने बुलेट्स हैं, सब कुछ आप कंफर्म करा सको। ठीक है, तो ये चीज है। इसको यूज करेगा कौन? आर्मी, ऑर्डिनेंस कॉर्प्स एंड द कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स कैन यूज इट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। CICP ERP फेज। आर्मीज ओन गति शक्ति। ये गति शक्ति क्या है? आर्मी इंस्पायर्ड बाय PM गति शक्ति, ये जो गति शक्ति ट्रेन वाला चल रहा है उससे इंस्पायर्ड है, बिगिन बिल्डिंग अ सिमिलर प्रोजेक्ट that will bring multi-domain spatial awareness on single GIS platform.
द कॉन्सेप्ट विल बी रेडी इन फेजेस, द प्रोजेक्ट नेम्ड अवगत, याद रखना जी शक्ति का जो प्रोजेक्ट है उसको पार्ट वाई में किया जाता है, उसमें प्रोजेक्ट का नाम क्या है, अवगत। विल ब्रिंग टुगेदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑपरेशनल एरियाज, लॉजिस्टिक्स, स्ट्रेटेजी, सैटेलाइट इमेजरी डेटा, मैप्स, रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑन वन प्लेटफॉर्म। तो इसका जितना भी इंफॉर्मेशन है, आपको जितना भी डेटा है किसी भी ऑपरेशंस का रिलेटेड, ज्योग्राफी है, उसका एस्पेक्ट्स है, उसका ऑपरेशनल एरियाज कितना है, सैटेलाइट इमेजेस है, वेदर कैसा है वहां पे, तभी आप कोई ऑपरेशन कंडक्ट कराने जाते हो, नहीं तो वेदर खराब है तो एयरफोर्स कैसे वहां पे एक्टिव करे। तो एयरफोर्स में काफी हेल्प मिलेगी एयरफोर्स को इन सब ऑपरेशंस को टारगेट करने के लिए। और ये ऐसा इसके लिए क्या है, अवगत या गति शक्ति कह लग सकते हो, आर्मी ओन गति शक्ति या फिर अवगत प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद है कोलैबोरेशन विद NCMRWF या अनुमान, अनुमान कह सकते हैं। कमांडर्स इन द फील्ड नीड वेदर रिपोर्ट्स, पता है कमांडर्स को फील्ड पे वेदर रिपोर्ट्स की जरूरत पड़ती है। आर्टिलरी रिक्वायर्स होता है टू मेंटेन द एक्यूरेसी, डेटा फ्रॉम द नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, तो इन सबको ये हेल्प करेगा अनुमान इसको मेजर करने में कि भाई वेदर कैसा है, बाकी सब चीजें कैसी हैं। और आर्मी और NCMRWF ने साइन भी किया है इसके लिए एग्रीमेंट, तो देखते हैं किसके आगे क्या होगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रोजेक्ट संजय, जो आज रिलेवेंट है न्यूज में, बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम, दैट इज द प्रोजेक्ट संजय। द आर्मीज प्रोजेक्ट संजय इज रेडी, टेस्ट्स वर कैरिड आउट इन द प्लेन्स, डेजर्ट, माउंटेन्स बिटवीन August October last year. Bharat Electronics effort has been entirely acceptable and over 60 surveillance centers for field information will be ready by December 2025. 2025 तक हम फील्ड इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं कि किस फील्ड पे कितने लोग डिप्लॉयड हैं, कैसा वेदर है, कैसा सिचुएशन ओवर कॉम्बैट के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है प्रोजेक्ट संजय। अब देखना है कि ये कितना अच्छा सक्सेस करता है, ये तो आगे पता चलेगा। नाउ ये इंटीग्रेट किया जाएगा सर्विलांस पिक्चर टू कमांडर स्टाफ एट ऑल लेवल्स, और ये इंटीग्रेट किया जाएगा ACCS के साथ, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था। नाउ आर्टिलरी कॉम्बैट कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ACCS क्या है, आर्मी का ओल्डेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये। इसको अपग्रेड किया जा रहा है AI का यूज करके, ताकि इसमें आर्टिलरीज के इंफॉर्मेशंस को बराबर अपडेट एंड एम्यूनिशंस बाकी सब चीजों को अपडेट किया जा सके, और इसका नाम है प्रोजेक्ट शक्ति, ठीक है। चलो नेक्स्ट है इंडियन आर्मी डेटा रिपोजिटरी एंड एनालिटिक्स, जिसका नाम है इंदिरा। बहुत सारे हैं तो एक एक करके देख रहे हैं आराम से, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं मचानी है। दिस हैज बीन डेवलप्ड टू मैनेज अ डेटाबेस ऑफ जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, जो भी जूनियर का JCOs होते हैं उनका डेटा, और बाकी रैंक्स के ऑफिसर्स का डेटा रखना 47 रिकॉर्ड ऑफिसर्स में रखे जाएंगे। इट विल हेल्प टू कलेक्ट, कंपाइल एंड यूज डेटा फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। होता है ना कि कौन से रैंक का कौन सा ऑफिसर है, कहां पर डिप्लॉयड होती है, आपका एक डेटा रहेगा आपके पास, तो डेटा रिपोजिटरी एनालिटिक्स, जिसका नाम है इंद्र। सेंट्रल डेटा रिपोजिटरी रेडीड इनटू आर्मी हेडक्वार्टर, इट इज बीइंग इंप्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ अर्पण, अ फीडर एप्लीकेशन अर्पण ऑन अ डेली बेसिस। तो अगर पूछे कि इंदिरा की हेल्प कौन कर रहा है, तो अर्पण, ठीक है, जो कि आर्मी की रैंक्स और लोगों का डेटा कलेक्ट करने में हेल्प करेगा कि उसमें जितने लोग डिप्लॉयड हैं उनके बारे में। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द क्वाड। क्वाड, इसके बारे में बात करेंगे। क्वाड का ये मेरा हमेशा से रहता है, जब जब मैं क्वाड लेता हूं तब तक मैं ये इमेज लेता हूं, आई लव दिस इमेज। क्वाड में क्या है कि 4 कंट्रीज का ग्रुप होता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, US एंड इंडिया। तो इनके बारे में पढ़ेंगे, काफी कुछ डेवलपमेंट भी है इनसे रिलेटेड। चलो तो देखते, इंडियन ऑस्ट्रेलियन डायस्पोरा फाउंडेशन इज सेट टू होस्ट अ ग्रैंड कम्युनिटी रिसेप्शन इन ऑनर विद द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अहेड ऑफ क्वाड लीडर समिट टेक प्लेस इन सिडनी में 2023। तो मई में होने वाला है, मतलब इसी महीने होने वाला है ये सिडनी में, ठीक है। तो ये देखना जरूरी है। क्वाड ग्रुपिंग है क्या, ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, US एंड जापान का ग्रुप है, और ये इंडो पैसिफिक ग्रुप भी हम इसे बोलते हैं, और ओपन इंटरनेशनल बॉर्डर बेस्ड है। इवोल्यूशन ऑफ क्वाड की बात करें तो Indian Ocean, Tsunami, India, Japan, Australia and the US created the informal alliance. क्वाड फॉर्मली पहली बार जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो एबे साहब, अभी कौन है जापान के प्राइम मिनिस्टर, फूमियो किशिदा साहब, ठीक है, जो आए थे। और जापान में G7 भी होने वाला है, ठीक है। तो 2007 में ये जापानी प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट किया था इसको, लेकिन चाइनीज अग्रेशन के कारण वो ठीक से चल नहीं पाया। तो देखते 2004 में पहली बार तो ये 2004 की सुनामी आई थी इंडिया में, जिसमें इंदिरा पॉइंट, जो लोएस्ट पॉइंट है इंडिया का अपार्ट फ्रॉम द लैंड मास, ओवरऑल बात करें तो इंदिरा पॉइंट इज द लोएस्ट, वो डूब गया था 2004 की सुनामी में। उसके बाद से इस टाइम पे NDMA भी बनता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आता है 2004 में। तो 2004-5 में NDMA, SDMA एंड DDMA ये 3 एक्ट्स आते हैं, ये याद रखना, लिंक्ड है वहां से। 2007 में शिंजो एबे पहली बार ये आइडिया पिच करते हैं क्वाड का। 2008 में ऑस्ट्रेलिया विड्रॉ करता है फ्रॉम द फोरम। 2010 में एनहांस मिलिट्री कोऑपरेशन होता है, US ऑस्ट्रेलिया रिज्यूम करते हैं, लीडिंग ऑस्ट्रेलिया कम बैक इन द क्वाड।
नेवल एक्सरसाइज के तौर पे होता है ना, वो आपको इनका क्वाड का एक्सरसाइज होते हैं, मरीन एक्सरसाइजेस। द जापानीज पीएम एम्फसाइज द आइडियाज ऑफ एशियाज डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड की तरह काम करेगा यूएस, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप। 2017 फेस्ड अगेन विद द राइजिंग थ्रेट ऑफ चाइना, द फोर कंट्रीज रिवाइव्ड द क्वाड, और 2017 के बाद से ये अच्छा चल रहा है फिलहाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ये रिवराइन पोर्ट है, वनली रिवराइन पोर्ट, कोलकाता पोर्ट के नाम से था। देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग वाटरवेज कौन है? शांतनु ठाकुर साहब, हम लोग याद रखते। फ्लैग्ड ऑफ एन इनॉग्रल शिपमेंट फ्रॉम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इन कोलकाता टू ऑपरेशंस द सितवे पोर्ट इन म्यांमार। कोलकाता से सितवे का कनेक्टिविटी, और सितवे म्यांमार में, और म्यांमार के बगल में है आपको इम्फाल वाला रीजन, मणिपुर, जहां पर अभी मेटी वाला क्लैश चल रहा है, तो दोनों लिंक्ड है आपस में, याद रखना। पोर्ट ऑफ कैलकाटा या फिर कलकत्ता पोर्ट बोलो, इसको ऑफिशियली श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहा जाता है। इज ओनली रिवराइन एंड मेजर पोर्ट इन इंडिया। बहुत देर से हम बोल भी रहे हैं, ये रिवराइन पोर्ट है। लोकेटेड इन द सिटी ऑफ कोलकाता, वेस्ट बंगाल, अराउंड 203 किलोमीटर फ्रॉम द सी। बहुत दूर है सी से, ठीक है, अंदर जाके है, ताकि वो ब्लॉकेज या फिर वो भीड़ भाड़ ना लगे वहां पे, क्योंकि बहुत बिजी पोर्ट है वो। इट इज ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट इन इंडिया, कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1870। कोलकाता इज अ फ्रेश वाटर पोर्ट विद नो वेरिएशन इन सैलिनिटी। सैलिनिटी कोई फ्रेश वाटर पोर्ट है यहाँ पे। द पोर्ट हैज टू डिस्टिंक्ट डॉक सिस्टम, एक कोलकाता डॉक्स एट कोलकाता एंड अ डीप वाटर डॉक एट हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स है ना। दो पोर्ट्स है, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ है, हल्दिया वाला। श्याम प्रसाद मुखर्जी के बारे में बात करें तो इंडियन पॉलिटिशियन, बैरिस्टर, एकेडमिशियन, ही सर्व्ड एज द मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री सप्लाई इन प्राइम मिनिस्टर नेहरू, और ही क्विट द यूनियन गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, मतभेद, वही बात है। तो श्याम प्रसाद मुखर्जी के बारे में इतना ही। नाउ वर्ल्ड बैंक ग्रुप के नए चेयरमैन बने हैं बांगा साहब, तो इनके बारे में देखते हैं। अजय बांगा है, इंडियन ओरिजिन, ये नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे वर्ल्ड बैंक के। 1944 में ब्रिटेन वुड्स कमीशन के थ्रू ये बना था, कॉन्फ्रेंस कह लो, कमीशन कह लो। IMF, इंडियन मॉनेटरी फंड के साथ। वर्ल्ड बैंक के कलेक्टिव नेम है IBRD का और IDA का। 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ओन बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इज परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है ये देख लो। IBRD ये लोन्स वगैरह और ग्रांट्स प्रोवाइड करता है। IDA ये प्रोवाइड करता है लो और नो इंटरेस्ट लोन्स प्रोवाइड करता है। IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये इन्वेस्टमेंट वगैरह देता है, एडवाइस देता है कंपनीज को। मल्टीलैटरल गारंटी एजेंसी, इट एंश्योर्स लीडर्स एंड इन्वेस्टर्स अगेंस्ट पॉलिटिकल रिस्क सच एज वॉर। ठीक है, वॉर के लिए मीगा, ठीक है, प्राइवेट लोन्स के लिए IFCs या एडवाइस के लिए IDA, लो इनकम या फिर जीरो इंटरेस्ट लोन्स, बाकी के लोन IBRD। चलो नेक्स्ट है ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट, नाम से समझ में आ रहा है कि सेटलमेंट्स, इन्वेस्टमेंट वगैरह ये करवाता है। These all serve the dual objective, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का भी पार्ट है और अलग से भी ये एक्टिविटी करते हैं, और इनका है कि 40% ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड को प्रोस्पेरिटी पे लेके आना 2030 का टारगेट है। नॉमिनी सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द बोर्ड, जो भी नॉमिनी होंगे वो 5 साल तक सर्व करेंगे। और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट एंड 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मतलब एक बांगा साहब और 25 और लोग, याद रखना। प्रेसिडेंट इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और उसके पास कोई हैज नो वोट एक्सेप्ट टू ब्रेक अ टाई, और कोई वोट नहीं होता, बस एक वोट होता है उनके पास कि टाई ब्रेक। जैसे मान लो कि 25 लोग हैं, या टोटल मान लो किसी डिसीजन में 30 लोग हैं, तो 15-15 हो गया, आप क्या करें, तो ये टाई हो गया, तो टाई ब्रेकर में बांगा साहब एक वोट डाल देंगे। ठीक है, इनके पास बस एक टाई ब्रेकर वोट होता है। नाउ चन्नापट्टन टॉयज, पटना टॉयज, चन्नापटना टॉयज, तो ये मैन्युफैक्चर ऑफ चन्नापटना कर्नाटका अपलॉडेड द गवर्नमेंट डिसीजन टू प्रोहिबिट द, ये कर्नाटका में इलेक्शन चल रहा है, तो इंपोर्ट्स ऑफ टॉयज फ्रॉम चाइना उसको प्रोहिबिट किया और कहा है कि लोकल टॉयज को ही इन्होंने। और काफी इंटरेस्टिंग, काफी मतलब कूल टॉयज है यार, ये भी तो काफी इंटरेस्टिंग टॉयज है, लट्टू एंड ऑल, ये आप खेलते ही होगे ये, बट हाँ ये और बेटर क्वालिटी है ना, तो ये इससे बढ़िया है, क्या चाहिए अब। चन्नापट्टन टॉयज के बारे में बात करें तो ये पर्टिकुलरली वुडन टॉयज होते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग टाउन ऑफ चन्नापट्टम, रामनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में बनता है। और वुडन टॉयज टूटने का डर भी नहीं, एक बार खरीदो 100 साल चलेगा वुडन टॉयज तो। इवन आई रिमेम्बर आई हैड दिस थिंग ऑफ स्विंग, एंड ठीक है वो मेरे पास आज भी है, राइट। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि ये 8-9 साल पुराना होगा आई गेस, वो बहुत बढ़िया है, अब तो और अच्छा चलता है। लेकिन वही प्लास्टिक्स की चीजें, इवन आई हैव परचेज सम ऑफ द प्लास्टिक चाइना मेड टॉयज, तो वो नहीं है अच्छा, वो 1-2 दिन में टूट जाते हैं, बट ये रहते हैं। चन्नापट्टनम इज ऑल्सो नोन एज द गोम्बेगाला ओरू, टॉय टाउन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे टॉयज बनते हैं। गोम्बेगाला ओरू, द हिस्टोरिक रूलर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान इज वन ऑफ द एट्रीब्यूटेड इंट्रोड्यूसिंग दीज वुडन टॉयज टू द करंट टाउन ऑफ चन्नापट्टनम। देखो आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग। अब टीपू सुल्तान की बात करते हैं तो एंग्लो मैसूर वॉर टीपू सुल्तान से रिलेट करता है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं अगर मन हो तो देख सकते हो टीपू सुल्तान और हैदर अली
टीपू सुल्तान ही था जिसने जैकोबिन्स क्लब ज्वाइन किया हुआ था, जैकोबिन क्लब, and he was very much inspired, and when I mean very much, he was very much inspired by the French Revolution. फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे हमारे टीपू सुल्तान साहब, एंड ही वाज एसोसिएटेड विद एंग्लो मैसूर वॉर। और जब फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होना था उस समय इनको मार दिया गया था। इट वाज अराउंड 1799, राइट। तो ये चीज रिलेटेड है, प्लीज एक बार पढ़ना इसको अच्छे से, और जितना हिंट हो सकता था, लिंक हो सकता था, वो मैंने दिया। ही इनवाइटेड आर्टिसन फ्रॉम पर्शिया टू ट्रेन लोकल आर्टिस्ट, पर्शिया से आर्टिस्ट मंगवाए थे भाई साहब ने, देखो। और इसने नेपोलियन बोनापार्टे को भी इनविटेशन दिया था 1799 में। उससे पहले जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वापस से अटैक कर रही थी तो इसने इनविटेशन दिया था आने के लिए, और इसके पास इसके फॉरेन रिलेशंस बहुत फैंटास्टिक थे, और ये पर्शिया समझ में आता है कितने अच्छे थे इसके फॉरेन रिलेशंस। टॉयज हैंडमेड होते हैं, ज्यादातर ऑर्गेनिक कलर्स यूज होते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डाइज बहुत कम है। ट्रेडिशनली दे आर मोस्टली मेड ऑफ आइवरी वुड, हाउएवर नाउअडेज सैंडलवुड एंड मैंगो वुड आर आल्सो यूज्ड। तो कौन से 3 वुड्स यूज होते हैं? आइवरी, सैंडलवुड एंड मैंगो, ये 3 वुड्स यूज होते हैं। Their shapes are mostly round and cubics and blunt edges, so they are completely safe for kids. Obviously, blunt edges are safe. They received the geographical indication, GI tag भी मिल चुका है सर इनको 2005 में। What not to be missed में है switching of India's smart electricity future and SU summits G20 से relate कर रहा है ये चीज। Next is about the questions। आज क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं है, तो देखते हैं कितना याद रहता है। Clashes have broken out to the tribal solidarity march in Manipur। उन ट्राइब का नाम बताना है, मेटी ट्राइब, ये तो पता ही है। Who owns the airline Go First? कौन है? वादिया ग्रुप्स। In which country world largest gravitational wave observatory? ये इंडिया लीगो से रिलेटेड है, कल के न्यूज़पेपर में आया भी था, इसको प्लीज पढ़ना। इंडिया लीगो ऑब्जर्वेटरी, और इंडिया लीगो ऑब्जर्वेटरी जो है वो यूएस है, यूएस के साथ ये प्रोजेक्ट है। इंडिया लीगो LIGO ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, ये कर्नाटका है। नेक्स्ट इज अबाउट द विच सिटी होस्टिंग द 2024 ओलंपिक्स? पेरिस। Next, in which year the Manipur merged with the, अभी देखा है recently 1949, right? So that's all from my side. Thank you.